नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। मेरे हाथ में ये बोतल है, ये बोतल गोबर घन सत्व की है। इसे हमने सुपर गोल्ड गौरस दिया नाम। सुपर गोल्ड गौरस इसलिए दिया है, गोबर घन सत्व इसलिए नाम दिया है क्योंकि इस जो बोतल में जीवाणु हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको हमने गाय के गोबर से ही सेपरेट किया है। इसमें गाय के गोबर के जीवाणु के साथ में कुछ एक्टिव बायो एंजाइम्स हैं, कुछ बायोहंसर्स हैं, कुछ ऐसे सक्रिय रसायन हैं जो अपना प्रभावशीलता से इन जीवाणु की सक्रियता बढ़ा देते हैं, और इस जीवाणु के साथ में कुछ मिट्टी के जीवाणु भी हैं। और जीवाणु के साथ में एक समस्या और है। समस्या नहीं, एक अद्भुत लीला छिपी हुई है। वो लीला ये है कि यहाँ जिस वातावरण में ये पलते फूलते विकसित होते हैं, उस उसके अनुसार अपनी आकृति ढाल लेते हैं। इसलिए जीवाणुओं को कोई नाम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जीवाणुओं की जो कॉलोनीज हैं, जो वर्ग हैं, उनमें इनको रखना सहज रहता है। इसीलिए अधिकांश जीवाणुओं की कॉलोनी में ही नामकरण किया जाता है। तो आप जो जो गोबर घनस्वत्व है, हमने गाय के गोबर से निकाला है। गाय के गोबर में ये जीवाणु गाय के जो गोबर को डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं, और यही जीवाणु गाय के पेट में रहकर पाचन का काम भी करते हैं, क्योंकि गाय का अधिकांश भोजन है वो घास फूस पत्तियां रहती हैं। उसमें बहुत सारी मात्रा में तो सिलिंडर रहता है, और ऐसा भोजन तो हम पचा ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर तो ये जीवाणु है ही नहीं। हमारे अंदर भी जीवाणु का स्वरूप रहता है, लेकिन वो जीवाणु और इन जीवाणु से बिल्कुल अलग है। हमारे जीवाणु हमारे पाचक एंजाइम के साथ पाचन का कार्य करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आजकल प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की इम्पोर्टेंस को वैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं। आजकल जो भी आप एंटीबायोटिक प्रयोग करते हैं, उसके साथ कहते हैं कि ये प्रीबायोटिक्स जरूर प्रयोग करें। हम तो हजारों सालों से ऐसे प्रीबायोटिक्स प्रयोग करते रहे हैं। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, देश के हर भाग में जब भी भोजन करते हैं तो उसके बाद छाछ पीने का एक प्रचलन हमारे यहाँ अनंत काल से चल रहा है। छाछ की क्या उपयोगिता, कभी आपने ध्यान देने का प्रयास किया है? छाछ में कुछ न्यूट्रिशन तो रहता है। उसमें प्रोटीन भी रहता है, अमीनो एसिड्स भी रहते हैं, विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ रहता है जो इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वो जान लेंगे तो आप इस जीवाणु के महत्व को जान लोगे। जो छाछ दही में जीवाणु रहते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत मददगार है। तो पाचन में मदद करते हैं, पाचन को सहज बनाते हैं। दूसरा, जब वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारी आंत्र संस्थान है, उसको कई तरह के हानिकारक जीवाणु सुरक्षित रखते हैं, विषाक्त तत्वों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा वही हमारे आंत्र के जीवाणु जो हैं, कई बहुमूल्य जो पदार्थ हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। कई तरह के विटामिन, कई तरह के एंजाइमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह जो गाय के जीवाणु हैं, मवेशियों के जीवाणु हैं, उनकी जीवनचर्या में बहुत भूमिका निभाते हैं। वो उनके आहार पाचन में तो मदद करते ही करते हैं, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब वही जीवाणु, वही बायो एंजाइम्स, वही पाचक एंजाइम्स गोबर के साथ बाहर आते हैं, तो बाहर आके भी सक्रिय हो जाते हैं, और वहां भी डिकम्पोजिशन का कार्यक्रम, वही पाचन का कार्यक्रम करते रहते हैं। आपने सुना होगा हमारे यहाँ प्रश्न बायोगैस बनाने का प्रश्न, तो बायोगैस को, गोबर को बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? हमको इसमें रसायन तो डालते नहीं, हम उसमें सिर्फ उसको पानी के साथ मिक्सचर बना के भर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, एनारोबिक कंडीशन दे देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए। और ऐसी स्थिति में, ऐसी मीडियम में गोबर में जो जीवाणु होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो उसका डिकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं। उसी से बायोगैस निर्मित होने लगती है, उसी से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। और इसी मीथेन का प्रयोग हम बायोगैस के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, आजकल तो बिजली पैदा करने के लिए कर रहे हैं, ईंधन के रूप में भी कर रहे हैं। और यही जो जीवाणु हैं, गोबर को कंपोज बनाने में मदद करते हैं। गोबर में तो रेशे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सेलुलोज आपने सुना होगा, हेमी सेलुलोज सुना होगा। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की गोबर में करीब 60% मात्रा रहती है, और ये अपचित गोबर है। और अपचित गोबर खाद के रूप में कभी काम नहीं करता। जो खाद के रूप में जिस कंपोस्ट गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, वो गाय गोबर के अति सूक्ष्म तत्व हैं। वो जो गाय सेवन करती है,
उसके पाचित अंश हैं, और यही पाचित अंश यदि अंदर हों तो गाय के लिए खून, मांस, मज्जा, अस्थि बनाने में मदद करते हैं, और यही अति सूक्ष्म जो भोजन के अंश हैं, गोबर से अलग होकर हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की, मिट्टी के पोषक तत्वों की आपूर्ति में मदद करते हैं। तो इस डिब्बी के अंदर, इस बोतल के अंदर हमने उन माइक्रोब्स को संग्रहित किया है, और इनका जब संवर्धन कर लेते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग की 2 विधियां हैं। पहली विधि है कि इन माइक्रोब्स का मदर कल्चर अपने घर में तैयार करना। मदर कल्चर बनना बहुत सहज है। सहज ये है कि आप इसके लिए एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें हवा ना जा सकता, ऑक्सीजन ना जाती हो, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। इसके साथ में पूरे इंस्ट्रक्शन में देता हूँ, आप उसकी तरह से आप घर में बना सकते हैं। तो ये पूरी बोतल उसमें मिला दीजिए, 200 लीटर के आसपास पानी ले लीजिए, उसमें 1 लीटर के आसपास मोलेसिस में इसलिए कहता हूँ गुड़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुड़ के माध्यम से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मदर कल्चर करते हैं, तो आधे मामलों में बहुतों के जो कल्चर में कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें इलियाँ नजर आने लगती हैं, छलांग मारने शुरू कर देता है। लेकिन वही काम जब मोलेसिस से, सोरे से करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। वो उनका सहज भोजन है, और मोलेसिस में कई मिनरल्स भी रहते हैं, खनिज तत्व भी रहते हैं, वो उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। चाहो तो उसमें थोड़ा सा आप आटा डाल सकते हैं, बेसन का डाल दें, चावल का मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें वेस्ट कम होता है। गेहूं के या जौ के आटे में, चने के आटे में रेशे की मात्रा काफी रहती है, तो उसको पचने में ज्यादा समय लगता है। चावल का आटा सहजता से पच जाता है, क्योंकि उसमें 90% कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसमें यद्यपि दूसरे पोषक तत्व कम रहते हैं, लेकिन फिर भी 90% जो उसका कार्बोहाइड्रेट शायद पच के जीवाणुओं के काम आ जाता है, ऊर्जा देने शुरू कर देता है, इसको मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। तो पहला चरण है इन जीवाणुओं का मदर कल्चर तैयार करना। इसमें 7 से 10 दिन का समय लगता है। 7 से 10 दिन में जब एक बार तैयार हो जाए, तो उसका प्रयोग आप 3 साल तक कर सकते हैं। पर मैं 3 साल करने के लिए इसलिए नहीं कहता, क्योंकि आपके लिए भी पहला प्रयोग है, और यदि आप सही से नहीं कर पाए तो आप मुझे दोष देंगे। मैं उस दोष को, क्योंकि ज्यादा कीमती तो है नहीं, फिर भी आपको 3, 4, 5 महीने तक इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उस मदर कल्चर से कुछ अंश लेते रहिए, और उसके माध्यम से जो दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, इसमें फसल के अवशेष हो सकते हैं, गोबर का अंश हो सकता है, गाय का मूत्र हो सकता है, छाछ हो सकती है, या फिर खरपतवार हो सकते हैं। कुछ नहीं तो आप उसमें मोरिंगा की पत्ती डाल दीजिए, शीशम की पत्ती डाल दीजिए, नीम की पत्ती डाल दीजिए, आप ढैंचा उगा के उसकी पत्ती डाल दीजिए। ढैंचा तो बहुत अद्भुत स्रोत है हरी खाद का। या फिर आप दूसरी जो लोबिया है, जो भी आप फसल लगाते हैं, हमारे यहाँ तो प्रचलन था कि जब हम फसल करते हैं, तो सरसों का बहुत सारा अंश हम उखाड़ के फेंक देते हैं, वो खरपतवार के ऊपर पशुओं को खिलाते हैं, और यदि वो बच जाए तो हम उसको खेत में डाल देते थे, गड्ढे में डाल देते थे, ताकि खाद बन जाए। इसी तरह बथुआ है, रनिंग है, या फिर जौ है। जौ जब बोते हैं तो उसका बहुत सारा अंश खरपतवार के रूप में या तो पशुओं को खिला देते हैं, या खाद के काम आता है। तो जो भी आपको अतिरिक्त कुछ लगे हरा, तो आप उस सबसे आप ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। खाद बनाने के लिए कुछ करना नहीं, आपको कंटेनर लेना है। मैं टंकी बनाने के लिए या बड़े कंटेनर के लिए इसलिए नहीं कहता, आप कहेंगे इतना खर्चा दे दिया। आपके घर में कुछ ऐसा पात्र है, इसमें 200, 300, 400 किलो के आसपास ये चीज आ जाए, और इसको आप कवर कर सकें। आप उसमें डालते रहिए, गोबर भी डाल दीजिए, आपके किचन के अंदर जो वेस्ट निकलता है उसको डाल दीजिए। आप अंडे खाते हैं तो अंडे के छिलके डाल दीजिए, फलों के जो वेस्ट हैं उनको डाल दीजिए, और सबके ऊपर आप इसका जो मदर कल्चर है वो छिड़कते रहिए। कुछ ज्यादा मात्रा में 3 से 5% जितना भी अधिक डाल देंगे, इसलिए मैं बार बार मेरे जो क्वांटिटी में आप बदलाव देखेंगे कि इस अधिक डालने से कोई नुकसान नहीं है। अधिक डालने से जो डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। जिसको खाद बनने में 8 दिन लगते हैं, वो 5 दिन में काफी मात्रा में डिकम्पोज कर देता है, उसको गला देता है। और जो उससे जो निकलेगा, तरल निकलेगा, आप उस तरल का प्रयोग अपनी खेती में कर सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं, उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे प्रयोगों में हो रहा है। लेकिन इसमें उसमें दूसरा फर्क ये है कि ये कल्चर बहुत तेजी से कार्य करता है। मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स की जो दर को बढ़ाने में
वो तीव्र प्रभाव देता है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप इसका प्रयोग करें, उससे पहले अपनी मिट्टी की जाँच करा लें। मिट्टी का सोइल कार्ड बनवा लें, उसको रख लें और 4-5 महीने तक इसका प्रयोग करें। 5-7 बार खेती में पानी के साथ दे दें, छिड़काव कर दें। जैसे प्रयोग करना चाहे वैसे करें और फिर उसके बाद टेस्ट कराएँ। तो ये आपकी अपनी प्रामाणिकता है कि इसने आपकी मिट्टी के अंदर क्या बदलाव किया। उसने कितना नाइट्रोजन बढ़ाया, फास्फोरस बढ़ाया, सल्फर बढ़ाया, कैल्शियम बढ़ाया, जिंक बढ़ाया और सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी बढ़ी, पहला चीज़। दूसरी जो आप कर रहे हैं, कोई सब्जी कर रहे हैं, कोई फसल ले रहे हैं, कोई पालक उगा रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं या फिर आप किसी फलों के पेड़ों पे इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी तो परिणाम आपके आमने आने वाला है कि उसकी ग्रोथ कितनी बढ़ी, उसकी शाखाएँ कितनी निकली, शाखाओं पे कितने फल आए, सब्जियाँ लगी, साग-सब्जियों का आकार क्या है, उसका खुशबू क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनको सड़ने में कितनी समय लग रहा है क्योंकि आप जो सामान्य खेती कर रहे हैं, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी तो आपके सामने है। वो तीसरे दिन सड़ने लगती है, इसको 1 हफ्ता नहीं लगेगा। उसकी गंध देख लीजिए कि उनकी कितनी गंध है, उसकी गंध कितनी है। उनका साइज़ देख लीजिए, उनका रंग-रूप देख लीजिए। आप सबसे पहली चीज़ देख लीजिए कि किसके आस-पास तितलियाँ मंडराने लगी हैं, भँवरे आने लगे हैं। कीड़े किसके आस-पास घूम रहे हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता लगेगा, लेकिन उनको तो पता है कि कौन-सी चीज़ प्राकृतिक है, किसमें ज़्यादा स्वाद है। मधुमक्खियाँ किसके आस-पास मंडरा रही हैं, कि मधुमक्खियाँ जो ऐसी गंधों को सहजता से सूँघ लेती हैं और वहीं मंडराती हैं। उसका अर्थ है कि उसमें ज़्यादा स्वाद है। छोटे से प्रयोग करके देखेंगे, तो इसका प्रयोग करना भी सीख लेंगे। इस संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर सूचना सहजता से मिल सके। मेरी जो वीडियो हैं, दूसरों से अलग हट के हैं क्योंकि मेरा मेरा टारगेट है कि आपको इसका प्रयोग करना सिखाऊँ, उसके माध्यम से खेती में क्या बदलाव करना है, खेती से क्या लेना है, अब हमें लाभ लेना है, उसको सहजता से हम समझ के आगे बढ़ सकें। मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मुझे कोई कंपनी नहीं बनानी, मुझे एक परिवर्तन लाना है और परिवर्तन में आपका सहयोग चाहिए और यदि सहयोग मिलेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।